प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे असामान्यता के मानदंड एवं विशेषताएं। असामान्यता को हम दो पर्सपेक्टिव में यहां पर परिभाषित करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव है भारतीय ऐतिहासिक। भारत में प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक विकारों के अध्ययन करने के लिए एक विद्या शाखा का आविष्कार हुआ, जिसे हम भूत विद्या के नाम से जानते हैं। चलिए, दो लाइनें भूत विद्या पर भी। भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, एक तो यह अर्थ है। दूसरा एक और भी इसका अर्थ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से भारतीय भूत विद्या को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर विकृत करके प्रस्तुत किया गया, कि जो असली भाव था, जिस काम के लिए भूत विद्या का अनावरण हुआ था, वो एकदम से विलुप्त हो गया। आज भूत को हम एक ऐसी प्रेत आत्मा, एक ऐसी ऊर्जा के नाम से जानते हैं जो व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसको देखना, परसीव करना संभव नहीं है, लेकिन वो है। इस सब परिदृश्य में भूत विद्या को प्रस्तुत किया गया, लेकिन असल में भूत विद्या एक विद्या शाखा के रूप में कुछ और ही थी। वो क्या थी? जिन व्यक्तियों में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन सब को अध्ययन करने के लिए जिस विद्या शाखा का इस्तेमाल होता था, उसे नाम दिया गया था भूत विद्या। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाए, उसके अध्ययन करने के लिए भूत विद्या शाखा की जरूरत पड़े। देखिए, भूत का जो मैंने अर्थ बताया वो जो बीत चुका है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्तमान को छोड़ करके जो बीते हुए अपने अनुभवों के साथ जीने लगे, तो उसका व्यवहार सामान्य नहीं होगा। जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार रिस्पॉन्स ना दे करके, जो वर्तमान घटनाओं के प्रति एक समकालिक व्यवहार ना करके, अगर वो हर समय अपने बीते हुए काल या अपने अनुभवों के आधार पर व्यवहार करने लगता है, प्रतिक्रिया देने लगता है, तो वो असामान्य की श्रेणी में आएगा। इसीलिए इस विद्या शाखा को जब नाम दिया गया तो भूत विद्या नाम दिया गया। यह विद्या शाखा या यह अवधारणा यह मानती है कि जो स्व है या सेल्फ है, वो व्यक्ति का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें उसका जो भौतिक शरीर है और उसका मन है, उन दोनों को एकीकृत करने में यह स्व, यह सेल्फ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर किसी कारणवश व्यक्ति के स्व में विकृति उत्पन्न हो जाए, तो भौतिक शरीर और मन अलग अलग दिशा में कार्य करने लगते हैं, और जब दोनों ये अलग अलग दिशा में कार्य करने लगते हैं, तो व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति की जो प्रतिक्रियाएं हैं, सभी की सभी एक विकृत दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति स्थिति अनुरूप व्यवहार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। हुआ क्या? भूत विद्या को इतने गलत पर्सपेक्टिव में प्रसारित किया गया कि जो अध्ययन की विधि थी और जिसके लिए इस विद्या शाखा का अवतरण हुआ था, वो सब लुप्त हो गए, और इसको एक निम्न पर्सपेक्टिव में, एक अंधविश्वास पर्सपेक्टिव में देखा जाने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने ही विज्ञान, अपने ही संस्कृति के प्रति नकारात्मक होते चले गए। भारतीय शिक्षा पद्धति, अनुसंधान केंद्रों और उसके एक बहुत ही उन्नत शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त करने की एक गहरी साजिश के तहत इस भूत विद्या का जो नामकरण हुआ, लोगों के जहन में जो पिक्चर बनाई गई,
वो सब इसीलिए बनाई गई ताकि लोग जो है सच्चाई से रूबरू ना हो करके एक प्री डिसाइडेड पाथ की तरफ, रास्ते की तरफ चल सके। एक महत्वपूर्ण बात और इस विद्या शाखा में हुई, भूत विद्या में, जो विकार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुए, उन विकारों की विशेषताओं को देखते हुए उनको देवताओं या शैतान या प्रेत आत्माएं, इनके नाम पर उनका नामकरण किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि देवताओं के नाम पर भी विकारों का नाम है, शैतान के नाम पर विकारों का नाम है। वो इसीलिए हुआ कि जिस पहलू में इस विद्या शाखा का अध्ययन हुआ, उस पहलू में आम जनता पूरी तरह से लिटरेट नहीं थी। तो उनको किस प्रकार से इन चीजों को समझाया जाए, तो उन लोगों का जो विश्वास था जिन चीजों में, उन्हीं के आधार पर उन विकारों का नामकरण किया गया, ताकि वो लोग जब उस विकार का नाम लिया जाए तो उस विकार के अंदर क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति किस प्रकार का हो, उसकी कैसी विशेषताएं होंगी, वो आसानी से उसको समझ सकते थे। ये पर्सपेक्टिव ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर सत रिपु होते हैं। सत रिपु का मतलब, सत का मतलब यहां पर है 6, शट भी कह लो इसको आप, और रिपु का मतलब होता है दुश्मन, फोज। कौन कौन से? काम वासना, क्रोध, लोभ, मद जिसको हम घमंड कहते हैं, मोह, और मत्सर जिसको हम जलन के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि काम और वासना, जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में सुनाई पड़ता है, हमें एक कामुकता की बू आने लगती है। सेक्स के प्रति हमें एक प्रकार का नजरिया हमारा बनने लगता है इस शब्द को सुनकर ही, क्योंकि इस शब्द को इस तरह से प्रकाशित किया गया, इसका महिमा मंडन किया गया कि काम का मतलब तो वही है, सेक्स ही है। यहां पर काम का मतलब है किसी भी वस्तु के प्रति एक पागलपन की तरह की इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई तकिया बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आ गया, और आप उसको खरीदना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, तो उस तकिए के प्रति वो कामुक भावना है आपकी, वो इच्छा है, वो डिजायर है। अब तकिए के प्रति यौन भावना क्या काम करेगी? नहीं करेगी। तो काम शब्द वहां के लिए बनाया गया था जहां पर व्यक्ति पागलपन की तरह व्यवहार करता है किसी चीज को पाने के लिए। लेकिन वहीं पर फिर हुआ, इसको भी एक नेगेटिव रूप में बहुत प्रचारित किया गया। दूसरी बात आती है क्रोध की। आधुनिक साइंस ये मानता है कि व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, और हमारा इस अग्रलक्षित जो भाग है मस्तिष्क का, ये हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे समस्या समाधान, तार्किक चिंतन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, नियोजन यानी प्लानिंग के लिए, इन सब के लिए काम करता है। और जब व्यक्ति क्रोधित होता है, सबसे पहले हमारा मस्तिष्क का ये हिस्सा निष्क्रिय होता है। तो व्यक्ति, जिस चीज के कारण व्यक्ति मानव है, वही कुछ क्षण के लिए निष्क्रिय हो जाती है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है? जानवर हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि क्रोध में व्यक्ति जानवर हो जाता है। और जो व्यक्ति बार बार अत्यधिक क्रोध करता है, वो एक असामान्य व्यवहार करता है, उसके अंदर एक विकृति पैदा हो जाती है। और भारतीय भूत विद्या में उसे एक मानसिक विकार का नाम दिया गया है, मद। मतलब हमारे अंदर इतना घमंड हो जाता है कि हम उस चीज को छोड़कर किसी और को कुछ आंकते ही नहीं है। तो भूत विद्या कहती है कि यह भी एक मानसिक विकृति का मुख्य कारक है। लोभ, जो आ जाए वो मेरा, उसको छुपा के रख लें। देखिए, कहीं ना कहीं सारी के सारी ये चीजें व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, और ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि ये चीजें अगर अंदर अत्यधिक हो जाएं तो व्यक्ति का सबसे पहले नुकसान होता है स्वयं का, सेल्फ का।
और जिसके कारण से व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। जेलेसी ले लो आप, मत्सर, किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी की अचीवमेंट्स के प्रति जो जेलेसी है, जो जलन है, वो भी मानसिक विकृति पैदा करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इन्हें भूत विद्या में शतरिपु का नाम दिया गया है। आप सबको महाभारत युद्ध तो ज्ञात ही होगा, पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को एक अजीबोगरीब स्थिति ने घेर लिया था। वो कैसी स्थिति थी? मानसिक स्थिति। मानसिक रूप से, अस्थायी रूप से अर्जुन विकृत हो गया था। जिस युद्ध के लिए पूरी जिंदगी उसने तैयारी की, जब वो मौका आया तो उससे भागने लगा, पलायन करना चाहता था। तो वो क्यों ऐसा करना चाहता था? क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो कुछ समय के लिए डगमगा गई थी। श्री कृष्ण ने आकर के उसे असामान्यता से सामान्यता की ओर लाने का प्रयास किया कि किसी प्रकार से जो अस्थायी अबनॉर्मलिटी अर्जुन के मनन में उपस्थित हो गई है, उसे किस प्रकार से सामान्यता की स्थिति में लाया जाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे पास वो संवाद एक महत्वपूर्ण मनसशास्त्र की पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जिसे हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। दूसरी एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक किसा गौतमी नाम से महिला थी, एक गांव में वो रहती थी। उसका बेटा एक दिन मर गया, छोटा था और उसका सहारा कोई था नहीं। तो वो एक पागलपन की स्थिति में आ गई, एक असामान्यता की स्थिति में आ गई। जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति किसी एक सहारे के कारण अगर जिंदा है और वो सहारा ही छीन लिया जाए या छिन जाए तो व्यक्ति पागल हो ही जाएगा। किसा गौतमी के साथ भी यही हुआ। वो पागलों की तरह पूरे गांव घूमने लगी कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दे। लोग आश्चर्यचकित थे। और वहीं पर एक समझदार व्यक्ति भी था। उसने कहा कि हमारे गांव के बाहर एक भिक्षु आए हैं, आप उनके पास चले जाएं और वो जरूर आपके पुत्र को जिंदा कर देंगे। बदहवास सी किस्सा गौतमी अपने बेटे को उठा करके तुरंत उस भिक्षु के पास पहुंची और उस भिक्षु के चरणों में अपने बेटे की लाश को उन्होंने रख दिया और उससे विनती करने लगी कि मेरे जीवन का ये एक ही सहारा है, इसको आप बचा लीजिए। भिक्षु ने कहा कि मैं इसको बचा सकता हूं, जीवन दान दे सकता हूं, उसको जिंदा कर सकता हूं। तो उस महिला के कानों में जब ये बात पड़ी तो एक आशा की किरण उसको जागी। पर उस भिक्षु ने कहा कि मेरी एक शर्त होगी कि आप एक मुट्ठी सरसों लेकर आए। उसने कहा कि सरसों तो मैं अभी लाई। उसने, लेकिन एक शर्त है, उस घर से आपको सरसों लेकर आनी है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बदहवास सी पागलपन की स्थिति में, असामान्यता की स्थिति में वो महिला उन शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाई और तुरंत वो गांव दौड़ पड़ी एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए। हर घर वो गई, घर के हर व्यक्ति ने उसे कहा कि हम एक मुट्ठी की बजाय तुझे जितनी चाहे सरसों दे देंगे अगर तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आज तक हमारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो दर दर भटकी और उसी क्षण उसको ज्ञान हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि जो मेरे बेटे के साथ घटना घटी है वो शाश्वत सत्य है। और वो उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप तुरंत उस भिक्षु के चरणों में आकर प्रणाम किया और उन भिक्षु का नाम था गौतम बुद्ध। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्या रही वो किसा गौतमी रही। देखिए कि कैसे वो असामान्यता की स्थिति में आई, लेकिन भिक्षु ने उसको उपदेश ना देकर, उसको ना समझा करके एक ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जिससे कि उसको स्वयं से ज्ञान हो जाए, उसको अनुभव हो जाए। ये तरीका था उसकी असामान्यता को दूर करने का, और जो दूर हुई। चलो, ये तो असमानता की बात हुई। अब असमानता से निपटे कैसे? भारतीय साहित्य में स्पष्ट बताया गया है कि असामान्यता भौतिक शरीर और मन के बीच में होने वाला
जो गड़बड़ झाला है उसके कारण उत्पन्न होती है। और उन दोनों को मिलाने की अगर कोशिश की जाए तो विकृतियां अपने आप दूर होने लगती हैं। और उनको मिलाने का तरीका है कि व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख हो जाए, मेडिटेशन, स्वाध्याय, ध्यान, अंतर्दृष्टि विकसित करने लगे, तो इन सब से होगा क्या कि भौतिक शरीर और मन के बीच उत्पन्न दूरी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जिस दिन वो एकीकृत हुए, व्यक्ति असामान्यता की स्थिति से बाहर हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं पतंजलि के अनुसार मन की अवधारणा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो सेल्फ है, भौतिक शरीर है, ये सारी की सारी अवधारणाएं मिल करके एक संपूर्ण व्यक्ति बनाती है। सबसे अंदर, जिसको हम कोर कहते हैं, वहां पर है हमारा संज्ञानात्मक सेल्फ, कोग्निटिव सेल्फ, जिसमें सारा हमारा चिंतन, हमारी मेमोरी, हमारा परसेप्शन, हमारी डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आता है। वो हमारा है कोर। उसके बाद आता है हमारा मनःशास्त्रीय साइकोलॉजिकल सेल्फ, अर्थात उससे निकल करके जब हम उन चीजों के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं तो वो हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ है। उससे बाहर है हमारा फिजिकल सेल्फ, जो हमें दिखाई देता है, जो हमारा शरीर है। और उसके बाहर की हमारी जो परत है वो सोशल सेल्फ है, सामाजिक स्व की जिसकी बात करते हैं, कि जिस समाज में हम रहते हैं, जहां पर हमारी एक पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। तो व्यक्ति का एक संपूर्ण स्वरूप इन 4 लेयर्स में बांटा गया है और इन चारों को मिला करके मन कहा जाता है। अब हम असामान्यता का विश्लेषण करेंगे पश्चिमी ऐतिहासिक परिदृश्य से। पश्चिमी सभ्यता के लोग असामान्यता को राक्षसों की देन माना जाता था, कि जो राक्षस हैं, जो शैतान हैं, वो व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं और वो व्यक्ति से ऐसे काम करवाते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक विकारों से ग्रसित है, उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा चली गई है। और कमाल की बात यह है कि उस प्रेत आत्मा को निकालने के लिए भूत भगाने की प्रक्रियाएं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। ये पश्चिमी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं। और उससे भी बड़ा मजे की बात यह है कि उस भूत को भगाने के लिए जो वहां चर्च के जो पादरी होते थे, वो लोग काम करते थे। लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने इस दृष्टिकोण की निंदा की कि जो लोग मानसिक विकार से ग्रसित हैं वो भी इंसान हैं, लेकिन वो एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और जिसका उपचार या इलाज किया जाना चाहिए। प्लेटो ने भी यही बात कही। वो कहते थे कि इन लोगों को इन मानसिक यातनाओं, शारीरिक यातनाओं की जरूरत नहीं है, इन्हें उपचार की जरूरत है। क्योंकि पश्चिमी देशों में भी मानसिक विकार से ग्रसित लोगों को यातनाएं दी जाती थी, उनका शोषण होता था, जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको चेन से बांध कर रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। ये तो भला हो फिलिपिनियल, प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स और बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने इस बात की वकालत की कि मानसिक रोगियों के साथ दया और अनुभूति के साथ पेश आना चाहिए, उन्हें बीमार मान लेना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार की बीमारी है। और जब हम किसी व्यक्ति को बीमार मान लेते हैं तो उसका हम उपचार करने की, उसका इलाज करने की कोशिश भी करते हैं। और हुआ यही कि पूरे पश्चिमी देशों में फिलिपिनियल ने एक मुहिम चलाई कि जो मानसिक विकार से ग्रसित लोग हैं, वो एक बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज करने की उनकी आवश्यकता है, ना कि उनका शोषण करने की आवश्यकता है। और उसका फल यह निकला कि फ्रांस के अंदर मानसिक अस्पताल खोले गए, जिसका श्रेय फिलिपिनियल को जाता है। अब हम असामान्यता की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। असामान्यता मानसिक स्वास्थ्य की अनुपस्थिति मात्र होती है। अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो वो सामान्य है, और मानसिक स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ है तो ऐसा।
यह मानसिक कार्यप्रणाली, जो मेंटल एक्टिविटीज है, वो एडजस्टमेंट और जो हमारे इंटरपर्सनल या पारस्परिक से संबंध होते हैं, उसकी कमी का एक सूचक होता है। असामान्यता मन की ऐसी स्थिति को प्रकट करती है जिसमें विचार प्रक्रिया विचलित हो जाती है और व्यक्ति अशांत सा रहने लगता है। तीनों प्रकार का उसका स्वास्थ्य, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो गड़बड़ कर दिया जाता है असामान्यता के द्वारा। असामान्यता व्यक्ति को जीवन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में अक्षम बनाती है। उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, उसको कम कर देती है कि जो चुनौतियां जिंदगी देगी उनसे लड़ना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगली विशेषता है असामान्यता व्यक्ति के जो आशावाद है, जो उसका सकारात्मक व्यवहार है, जो उसके व्यवहार में एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन है, उसको कम करके उसके अंदर उसके विपरीत निराशावाद, नकारात्मकता, होपलेसनेस, अवसाद, इनको बढ़ाने लगती है। असामान्यता व्यक्ति की मानसिक क्षमता को कम कर देती है और अगर मानसिक क्षमता कम हो जाती है तो अनिवार्य रूपेण व्यक्ति की उत्पादक क्षमता भी घट जाती है, यानी वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। और असामान्यता व्यक्ति के अंदर एक संवेगात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। अर्थात जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है तो वो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। असामान्यता के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ अबनॉर्मलिटी, इसका मतलब ये है कि किसे हम अबनॉर्मल कहें। कोई तो क्राइटेरिया हो ना भाई, कोई तो मापने की वस्तु हो जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये व्यक्ति इसीलिए असामान्य है क्योंकि इसने ऐसे ऐसे लक्षण दिखाए हैं, तो ये वो लक्षण है, ये वो मानदंड कहलाते हैं। जैसे अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे ऑब्जर्वेशन करता है, उसका चिंतन है, उसका सीखना है, उन सब में वो असमर्थ पाता है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि व्यक्ति ठीक से ऑब्जर्व ना कर पाए, ठीक से चीजों को समझ ना पाए, वो ठीक से चिंतन ना कर पाए या वो चीजों को ठीक से सीख ना पाए, तो वो चीजें ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक कैपेसिटी है उसमें किसी प्रकार की कमी है। तो समझ लेना कि व्यक्ति के अंदर असामान्यता है। ये प्रमुख मानदंड है। दूसरा है मानसिक दक्षता में कमी। ये क्या होती है? मेंटल स्किल्स। मेंटल स्किल्स हमारे अंदर बहुत सारी होती है। जैसे कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको देख करके हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें इससे बचने के लिए इस तरफ जाना है, वो एक मेंटल स्किल है। या कोई घटना घट गई है तो उसके अनुरूप हमें व्यवहार करना है, वो भी एक मेंटल स्किल है। तो असामान्य व्यक्ति में इस प्रकार की मानसिक दक्षताओं की एक महत्वपूर्ण कमी दिखाई देती है। तीसरा है लचीले और तार्किक चिंतन में अपर्याप्तता, इनसफिशिएंसी। व्यक्ति ना तो फ्लेक्सिबल होता है अपने व्यवहार में और चिंतन में, और ना ही वो एक लॉजिकल, एक वे में, एक तरीके में चिंतन कर पाता है। अगर व्यक्ति तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है तो वो समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएगा और चुनौतियों से निपट भी नहीं पाएगा, तो वो असामान्यता की श्रेणी में आ जाएगा। असामान्य व्यक्ति ज्यादातर समय निराश रहेगा, हो सकता है वो विषाद से भी ग्रसित हो, उसके विचार नकारात्मक होंगे, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल ही निराशावादी होगा, वो जीवन को एक बोझ मान के चलता है और वो हर समय लगातार बार बार ऐसा करता है। तो समझ लेना असामान्यता ने उसका दरवाजा नॉक कर दिया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप हैं उनको अगर ठीक से पूरा करने में कठिनाई अगर महसूस करता है तो समझ लेना असामान्यता उसके नजदीक आनी शुरू हो गई है। ये बात मैं कर चुका हूं कि समस्याओं का हल करना
उनका समाधान खोजना और चुनौतियों से निपटने में व्यक्ति को बड़ी कठिनाई होने लगती है, तो ये जान लेना कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की असामान्यता से ग्रसित है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागते हैं, जिन व्यक्तियों में आत्म अनुशासन की कमी होती है, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट दे करके आनंद उठाना चाहते हैं, समझ लेना किसी न किसी प्रकार की असामान्यता उनके अंदर है और एक महत्वपूर्ण मानदंड है। जिन लोगों के पारस्परिक संबंध, चाहे वो समाज के साथ हो, परिवार के साथ हो, अपने पड़ोस के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ, पुलिस के साथ हो, अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर असामान्यता के लक्षण हैं। और अंतिम बात करते हैं कि स्थिति अनुरूप अगर व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार नहीं करता है तो मान लीजिए कि व्यक्ति असामान्यता की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्थिति स्वरूप संवेगात्मक व्यवहार होता क्या है कि जैसी स्थिति है व्यक्ति को उस स्थिति को भाप करके वैसे ही संवेग एक्सप्रेस करने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर कहीं उदासी का माहौल है, गमगीन माहौल है, तो वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखा होगा आपने, जो मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पर माहौल कैसा है, स्थिति कैसी है। अगर कहीं पर बहुत ही खुशी का माहौल है तो वो एक निराश, पूर्ण रूप से विषाद से घिरे हुए अकेले में बैठना पसंद करते हैं। तो समझ लेना कि वो असामान्य है और यही है स्थिति अनुरूप संवेगात्मक व्यवहार। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ है। अगर आप असामान्यता से संबंधित और गहराई से जानना चाहते हैं, इनको जरूर रेफर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इन संदर्भ के बारे में। मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप अपने संदेश मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आपके सामने जो सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं उनके माध्यम से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके सिवा मेरी ईमेल भी है vermasujit@yahoo.com। आप अपने सुझाव भी मेरे पास भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगली जो हमारी परिचर्चा होगी उसे देखना ना भूलें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिचर्चा होगी। वो होगी मनोव्याधि मनोविज्ञान का जैविक मॉडल, बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।